हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, गाउस के नियम के अंतर्गत चलने वाले अनुप्रयोग से संबंधित जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे, आज उसी टॉपिक से संबंधित एक नया टॉपिक आपके सामने कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जस्ट इससे पहले के लेक्चर में बेटा हम चालक गोले के कारण तीव्रता ज्ञात कर चुके थे और इस टॉपिक में हम अचालक अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। डिफरेंस क्या है दोनों टॉपिक में? चालक गोले में जो आवेश था यह गोले के सतह पर, गोले के सरफेस पर अर्थात गोले के पृष्ठ पर वितरित हो चुका था। जब हमने चालक गोले को आवेशित किया था तो चालक के सरफेस पर आवेश वितरित हुआ था, बट अचालक गोले में ये नहीं है। अचालक गोले में अगर कोई अचालक गोला है तो जिस स्थान पर उसे आवेश दिया जाता है, जिस स्थान पर गोले को आवेशित किया जाता है, आवेश उसी स्थान पर वितरित होता है। जैसे कि ये कंडीशन है बेटे, ये आपका एक अचालक गोला है और मान के चलो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है तो आवेश संपूर्ण गोले पर वितरित हो जाएगा, अर्थात जिस स्थान पर भी इसे आवेशित किया जाएगा उसी स्थान से यह आवेशित होगा। अब यह अचालक गोला है, यह चालक गोला था, यह है अचालक गोला, अचालक गोला। इस अचालक गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा तीन कंडीशन में ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले इस अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, दूसरी कंडीशन में अचालक गोले की सतह पर और तीसरी कंडीशन में अचालक गोले के अंदर। तो ये कंडीशन हमें आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत फॉलो करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, अचालक अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली कंडीशन बेटे ये है कि अचालक गोले के बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान के चलो यह अचालक गोला है और इसे हमने Q आवेश दिया है, इस गोले के अंदर Q आवेश है और गोले से बाहर मान के चलो ये दूरी है। मान के चलो गोले से बाहर बेटा ये दूरी है और ये दूरी कितनी है? स्मॉल आर। गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है P और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिस बिंदु पर भी तीव्रता ज्ञात करनी है इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो प्यारे बच्चों गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो गॉसियन पृष्ठ आपका ये बनेगा। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। मान के चलो इस गॉसियन पृष्ठ का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो S है, ये गॉसियन पृष्ठ।
और इसका जो क्षेत्रफल है बेटे, संपूर्ण क्षेत्रफल मान के चलो S है। अगर इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल S है तो क्षेत्रफल का जो एक अल्पांश होगा, अर्थात इसे कहेंगे हम क्षेत्रफल अल्पांश। तब क्षेत्रफल अल्पांश हमारा ds होगा, अर्थात क्षेत्रफल का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा वो ds होगा। तो हमने यहाँ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, मान के चलो ये है, और ये है ds। संपूर्ण क्षेत्रफल s था, इसका क्षेत्रफल अल्पांश ds हो गया। प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होगी? बाहर की ओर होगी। अब ये तो तीव्रता बाहर की ओर होगी, बट कोई भी सतह हो, मान के चलो यह एक सतह है, तब इस सतह से बाहर की ओर लंबवत खींचा गया जो वेक्टर होगा, लंबवत खींचा गया जो वेक्टर होगा वो कहलाता है हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो हम इसका भी यहां पर क्षेत्रफल सदिश लेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा जिसे हम कहेंगे ds वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर ds वेक्टर, बट इस धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो भी बाहर की ओर ही होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटे E वेक्टर इस डायरेक्शन में ही होगी। तब हम यहां से एक निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि E वेक्टर और D वेक्टर के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर है 0 डिग्री। तो ये सब हमने चित्र कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं बेटे परिभाषा से विद्युत फ्लक्स। परिभाषा के अनुसार हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे इस क्षेत्रफल अल्पांश। तो क्षेत्रफल अल्पांश से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई, और डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अतः संपूर्ण, ये संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ पर फ्लक्स, अभी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू, समाकलन कर देंगे जो छोटे से पृष्ठ पर फ्लक्स आया था, समाकलन करेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ ई ds कोस 0 डिग्री। देखिए थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। तो फाई बराबर, अब देखिए ई और ये ds, क्योंकि प्यारे बच्चों cos 0 का मान कितना होता है? 1, इसलिए यहां पर वैल्यू बचेगी ई और ds। तब फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस संपूर्ण पृष्ठ से एक समान ही होगी। अतः ई इसे बाहर निकाल देंगे, एक नियत वैल्यू को समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल देंगे और समाकलन करेंगे ds का। तो ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों ds का समाकलन, ds है क्षेत्रफल अल्पांश किसका? गॉसियन पृष्ठ का। और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई
और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना स्मॉल आर स्क्वायर, ना कि कैपिटल आर। कैपिटल आर नहीं कर देना, स्मॉल आर करना है। कैपिटल आर ये वैल्यू है आपके पास, क्योंकि आपने समाकलन किसका किया है, ds का, और ds क्या है, गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल का अल्पांश है। तो इस गॉसियन पृष्ठ का ही संपूर्ण क्षेत्रफल लेंगे। जब हम गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल लेंगे तो इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, अतः e इंटू 4πr²। तो ये हमारी पहली कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, जो हमने परिभाषा के अनुसार बनाई है। अब गॉस के नियम से, प्यारे बच्चों गॉस के नियम से हम विद्युत फ्लक्स याद करेंगे। देखिए ये आप नोट कर चुके होंगे। अब सेकंड इक्वेशन जो हम प्राप्त करेंगे वो गॉस के नियम के अनुसार ही प्राप्त करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, गॉस के नियम से, देखिए गॉस का नियम होता है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। बट सिग्मा क्यू क्या होता है बेटे, सिग्मा क्यू होता है गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला समस्त आवेश। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला समस्त आवेश। अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश आ रहा है तो ये आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल क्यू। अतः हम कह सकते हैं कि सिग्मा क्यू का मान कितना है, क्यू। तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि सिग्मा क्यू इज इक्वल टू है क्यू के। सिग्मा क्यू क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला समस्त आवेश, और गॉसियन पृष्ठ में जो आवेश आ रहा है ये तो कंप्लीट आवेश आ रहा है, उसका मान कितना है, क्यू। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, अर्थात समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 में भी विद्युत फ्लक्स, समीकरण 2 में भी विद्युत फ्लक्स, तो इसलिए ये जो साइड होंगी RHS ये दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के। कुछ इस प्रकार से होंगी कि E मल्टीप्लाई 4π स्मॉल r² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और प्यारे बच्चों यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यहाँ से E का मान ज्ञात हो गया, और E को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितना, Q अपॉन, देखिए 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई r²। देखिए 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कह सकते हैं नियतांक के। 1 अपॉन, यहाँ 1 है, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, के, जिसे हम नियतांक कहते हैं। और हमारे पास वैल्यू बचेगी Q अपॉन r²। ये कुछ मान हमें प्राप्त हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और प्यारे बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सोल्व होकर का ये अचालक गोले से बाहर r दूरी पर आई है। सेकंड इक्वेशन में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे इस अचालक गोले के पृष्ठ पर, अर्थात अचालक गोले की सतह पर। तो ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है E बराबर KQ अपॉन r², यह वैल्यू प्राप्त हुई है विद्युत क्षेत्र के अचालक गोले के बाहर। हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि E बराबर KQ अपॉन r², KQ अपॉन r²। आप ध्यान से देखना, अचालक गोले से बाहर जो है ना बेटे, ये जो कैपिटल R है, ये जो कैपिटल R है ये स्मॉल है, स्मॉल देन स्मॉल r, अर्थात ये जो स्मॉल r है ये ग्रेटर देन अर्थात बड़ा है किससे, कैपिटल R से। तो हम इसे इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, या बस ऐसे लिख देंगे, स्मॉल r
ये जो वैल्यू है कैपिटल आर से बड़ी है। कब? जब अचालक गोले के बाहर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड कंडीशन, अचालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अचालक गोले की जो सतह बेटे यहां पर ज्ञात करनी है, और जिस बिंदु पर ज्ञात करनी है उसकी दूरी ये हो जाएगी स्मॉल आर, फिर यहां पर आ जाएगा स्मॉल आर, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अचालक गोले की सतह पर स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर के। देखिए, जब अचालक गोले की सतह पर आएंगे यहां पर, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी ये हो जाएगी स्मॉल आर, और यही त्रिज्या इस त्रिज्या के इक्वल हो जाएगी। तब अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इसका मान निकल करके आ जाएगा कि E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। बस और कुछ नहीं करना है इसमें चेंज, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस बिंदु पर आई है, अर्थात अचालक गोले के सतह पर। तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि पहली दो कंडीशन तो रिवाइज हो गई हैं, बिल्कुल सेम है अचालक गोले और चालक गोले में, बट तीसरी जो कंडीशन है वो दोनों में डिफरेंस है। तीसरी कंडीशन में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अचालक गोले के अंदर ज्ञात करेंगे, और देखिए अब किस प्रकार से इसे ज्ञात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अचालक गोले के अंदर, मान के चलो अचालक गोले के अंदर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पर, यह आपका चित्र होगा, इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, और जिस बिंदु पर भी ज्ञात करनी होती है उसी के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होता है। तो चलिए बनाते हैं इस बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ। देखिए, गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखिए, अचालक गोला है प्यारे बच्चों, ये अचालक गोला है, और इस अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थर्ड कंडीशन में अचालक गोले के अंदर
क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखिए अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस बिंदु पर भी ज्ञात करते हैं उसी बिंदु के चारों ओर हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। मान के चलो ये था वो बिंदु और इसके चारों ओर हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया, तो इसे कहेंगे हम गॉसियन पृष्ठ। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। देखिए संपूर्ण अचालक गोले पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q। बट ये तो संपूर्ण अचालक गोले पर है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश की मात्रा है हम इसे मान लेंगे Q डैश। ओ से लेकर के इस अचालक गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R, और जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है बेटे, वो ये दूरी है ये, और इसका मान हो जाएगा स्मॉल r। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन चुका है। तो प्यारे बच्चों मैंने डायग्राम को जूम करके भी आपको दिखाया कि किस प्रकार से ये डायग्राम बन रहा है। अब इसके अंतर्गत हम मान के चलो इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल S है, गॉसियन पृष्ठ की बात चल रही है, तब क्षेत्रफल अल्पांश जो होगा वो हो जाएगा ds। अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल लें, एक क्षेत्रफल का एक पार्ट से लें, उसे कहते हैं क्षेत्रफल अल्पांश। मान के चलो ये क्षेत्रफल अल्पांश है, ये कुछ इस प्रकार से। देखिए धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, तथा क्षेत्रफल जो वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, उसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही होगी। तो कुछ इस प्रकार से हम ये चित्र कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा ds वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश सतह के बाहर की ओर लंबवत होता है। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर ही होगी, तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो भी बाहर की ओर ही होगी, अर्थात थीटा बराबर यहां पर भी 0 डिग्री होगा। तो चलते हैं सबसे पहले परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स। देखिए परिभाषा के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होगा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो डी फाई बराबर, देखिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर और मान थीटा का कितना है 0 डिग्री। हम इसे यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। देखिए संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर समाकलन हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये जो आपने डी फाई ज्ञात किया है ये है
क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स की मात्रा। क्षेत्रफल अल्पांश है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश के रूप में ही आएगा। अब फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ ई इंटू डी एस कोस थीटा। देखिए अदिश गुणनफल है तब कोस थीटा आ जाएगा, और फाई बराबर समाकलन ई डी एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान 1 होता है, तब फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ ई डी एस, समाकलन ऑफ ई डी एस। पहले बच्चों यहां से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds का समाकलन करेंगे, बट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गॉसियन पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर एक समान ही होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, अर्थात एक नियत वैल्यू होगी। अतः नियत वैल्यू को समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल लेंगे, तब हमारे पास फाई बराबर ई और समाकलन ऑफ ds ये वैल्यू बचेगी, और फाई बराबर ई मल्टीप्लाई, देखिए ds है क्षेत्रफल अल्पांश किसका, गॉसियन पृष्ठ का। गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r, अतः इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई है हमें इस कंडीशन के अंतर्गत। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, गाउस के नियम के अनुसार दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम। गाउस के नियम से प्यारे बच्चों, गाउस का नियम क्या कहलाता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है, ट्रिपल स्टार बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिग्मा क्यू की वैल्यू कितना होगी, और सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू होता है गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश। जब हम चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, तो इस गॉसियन पृष्ठ में कोई भी आवेश था ही नहीं, क्यू बराबर 0 था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 थी, और तीव्रता 0 थी तो विद्युत फ्लक्स भी 0 ही आया था। बट प्यारे बच्चों, यहाँ तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है, बट ये भी क्लियर है कि ये संपूर्ण आवेश तो नहीं है। अचालक गोले पर जो आवेश है क्यू, ये नहीं है, बट कि इससे कुछ कम वैल्यू है, और उस वैल्यू का मान कितना है, क्यू डैश। तो हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो क्यू डैश की ज्ञात करनी है। देखिए क्यू डैश का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए भाई 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या चीज होती है, ये होती है गोले का आयतन। देखो संपूर्ण आयतन, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर थी ना, तो इसका जो संपूर्ण आयतन होगा वो इतना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा कितनी थी, स्मॉल क्यू। अब अगर इतने आयतन पर आवेश की मात्रा क्यू हो, तब एकांक आयतन पर जो आवेश की मात्रा होगी प्यारे बच्चों, उसका मान हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब ये जो आवेश है प्यारे बच्चों, ये है एकांक आयतन पर आवेश, बट हमें कितना आयतन पर आवेश ज्ञात करना है, इस गोले का जो आयतन होगा उस पर आवेश ज्ञात करना है। और इसका आयतन कितना होगा, देखिए 4/3 पाई, इसका जो आयतन होगा स्मॉल आर क्यूब
आयतन पर आवेश, इस पर जो आवेश है और उसका मान है बेटे क्यू डैश। देखिए इस पर क्यू डैश है और इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखिए एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा ये है, इस आयतन पर आवेश की मात्रा करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब यहां से हम इसे सोल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए 4/3 से 4/3 पाई, तो 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्यू डैश की बचेगी, कितना क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। ये वैल्यू हमारे पास है क्यू डैश की, और क्यू डैश किसके इक्वल है, सिग्मा क्यू के। सिग्मा क्यू क्या होता है, गॉसन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश, वो सिग्मा क्यू है, और सिग्मा क्यू किसके इक्वल है, क्यू डैश के। अतः अब ये जो गॉस का नियम था, वहां पर हम सिग्मा क्यू की जगह क्यू डैश का मान रखेंगे ये। तो चलिए इस बात को समझ लीजिएगा एक बार फिर से, और से हम जस्ट आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चों हमारा फाई यहां से दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, अतः गॉस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा क्यू किसके इक्वल है, क्यू डैश के। अतः फाई बराबर, देखिए क्यू डैश का मान रख दिया स्मॉल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, और ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है, ये इक्वेशन है हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से, देखिए समीकरण 1 में विद्युत फ्लक्स का मान ये है, समीकरण 2 में विद्युत फ्लक्स का मान ये है। तो हम यहां से मान रखेंगे E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन आर। देखिए क्यू डैश का मान रख दिया, और ये एप्सिलॉन नॉट ये सेम चलेगा। वैल्यू को सोल्व करते हैं। देखिए आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी, अब यहाँ पे केवल एक घात बचेगी, तो कैपिटल ई का मान बन जाएगा 1 अपॉन, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर बच जाएगा क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और इस वैल्यू को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि E बराबर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर। तो पहले बच्चों ये हमें फॉर्मूला सोल्व होकर के है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के अंदर की ओर। तो प्यारे बच्चों अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान कुछ इस प्रकार से है। और अचालक गोले के अंदर जो है ना, अचालक गोले के अंदर स्मॉल आर छोटा है इस कैपिटल आर से। अब बिना किसी की विलंब के इसका ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। मान के चलो बेटे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस ओर बढ़ रही है, और दूरी छोटा r जो स्मॉल r है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है।
ये 0 है, और यहाँ पर कहीं स्मॉल आर बढ़ते हुए कैपिटल आर के बराबर हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर के यहाँ पर इस कंडीशन में बराबर हो गया। अब जब यहाँ पर बराबर हुआ है तो प्यारे बच्चों इस कंडीशन में आर कैपिटल आर के बराबर है, और इधर जो होगा स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, और इस कंडीशन में स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये कैपिटल आर से बड़ा होगा। अब ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए हमें दिख रहा है कि जब स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से तो वो कंडीशन कौन सी है बेटा, ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से छोटा है, अर्थात अचालक गोले के अंदर की कंडीशन को ये शो कर रहा है। और अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और स्मॉल आर में जो संबंध है वो समानुपाती है। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी अर्थात स्मॉल आर के समानुपाती है। कब? जब स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, और स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो इसका तात्पर्य है कि अचालक गोले के अंदर तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, और कंडीशन निकल कर आ रही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती है। तो प्यारे बच्चों ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा समानुपाती का। बट ये समानुपाती कब तक है? एक कंडीशन हमारे पास आई कि जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी सतह पर, इस बिंदु पर, तो ये जो ग्राफ है ई समानुपाती है आर के। बट इस जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी इसका मान था E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर हो गया था। तब इस कंडीशन में यहां पर E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होगा। बट अब जैसे ही आर की वैल्यू बड़ी हुई कैपिटल आर से, अर्थात स्मॉल आर बड़ा हुआ कैपिटल आर से, तो देखिए संबंध निकल करके आ रहा है, और वैल्यू क्या निकल करके आ रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। आप इसमें संबंध देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल आर स्क्वायर के, अर्थात जैसे जैसे अब दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। और देखिए दूरी बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये ग्राफ होगा ई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर के। तो प्यारे बच्चों कुछ इस कंडीशन में हमने ये ग्राफ बना लिया और ये टॉपिक कंप्लीट किया। इसी के साथ ग्राफ को एक बार फिर आप समझ सकते हैं कि ग्राफ 3 कंडीशन में बनेगा, एक अचालक गोले के बाहर, एक अचालक गोले की सतह पर, और एक अचालक गोले के अंदर। देखिए अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो हमारे पास निकल करके आया था, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। तब हमने यहां से एक निष्कर्ष प्राप्त किया है कि E व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता कम होगी। अब देखिए दूरी बढ़ रही है, यहां से स्मॉल आर बड़ा होता जा रहा है इस कैपिटल आर से, स्मॉल आर यहां तक सतह तक तो बराबर रहेगा। अब इसके बाद बड़ा होगा, बड़ा कब होगा? जब अचालक गोले से
बाहर कोई बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। और इसके लिए हम संबंध व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये ग्राफ समझ में आ गया है। अब समझते हैं अचालक गोले के अंदर। प्यारे बच्चों, अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान ये है, और संबंध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और स्मॉल आर में काहे का है, समानुपाती का। हम कह सकते हैं कि जब तक स्मॉल आर छोटा रहेगा किससे, इस कैपिटल आर से, तब तक दोनों में संबंध ई में और आर में संबंध एक समानुपाती होगा। तो देखिए समानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। बट ये कब तक समानुपाती रहेगा, जब तक स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, और जैसे ही इक्वल हो जाएगा अब समानुपाती नहीं होगा। देखिए जैसे ही इक्वल हुआ स्मॉल आर कैपिटल आर के, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये प्राप्त हुआ था, और ये जो तीव्रता है इसका मान यही अधिकतम होगा, मैक्सिमम तीव्रता हमें इस बिंदु पर ही ज्ञात होगी अचालक गोले की सतह पर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। जय हिंद।